नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जीवंत कला के बारे में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। भारत की जीवंत कला परंपराएं, ये टॉपिक रहेगा हमारा। जीवंत कला परंपराएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएं हैं जो गांव, शहर, रेगिस्तान, पहाड़ तक फैली हैं। ये कलाएं आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जा रही हैं। अब तक हमने कला का अध्ययन समय के सापेक्ष किया है, यानी समय के साथ किया है। कला अवधि का नामकरण किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया है, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर कई वर्षों तक शासन किया। परंतु आम लोगों का क्या वे रचनात्मक नहीं थे? क्या उनके पास आसपास कोई कला मौजूद नहीं थी? राज दरबार या कला संरक्षकों के पास कलाकार कहाँ से आते थे? शहरों में आने से पहले वे कहाँ कार्य करते थे? या अभी वे ज्ञात अज्ञात कलाकार कौन हैं जो दूर रेगिस्तान, पहाड़, गांव और ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प बना रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कला विद्यालय अथवा डिजाइन संस्थान का, यहाँ तक कि किसी विद्यालय और औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली। भारत में हमेशा स्वदेशी, देशज या स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होता रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। असंख्य विद्वानों ने इन कला रूपों को लघु कला, उपयोगिता कला, लोक कला, जनजातीय कला, जनसाधारण कला, संस्कार कला और शिल्प और इसी तरह के कई नाम दिए हैं। हम जानते हैं कि ये कला अति प्राचीन काल स्मरणातीत से अस्तित्व में है। और पूर्व ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र और सिंधु काल के मिट्टी के बर्तने, टेराकोटा, कांस, हाथी दांत की कलाकृतियों से उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रारंभिक इतिहास और उसके बाद के समय के दौरान हमें हर जगह कलाकारों के समुदाय के संदर्भ मिलते हैं। उन्होंने बर्तन और कपड़े, आभूषण और अनुष्ठान या मन्नत की मूर्तियों का सृजन किया है। उन्होंने अपनी दीवारों और फर्श को सजाया है और कई कलात्मक कार्य अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किए। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में अपने कलाकृतियों की आपूर्ति भी की। उनकी रचनाओं में स्वाभाविक प्राकृतिक सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति है। इनमें प्रतीकात्मक रूपांकन या विशेष उपयोग सामग्रियों, रंग और बनाने की विधियों का विशिष्ट उपयोग लोक कला के निर्माण में किया जाता है। यहाँ एक लोक कला का यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं। ये मिट्टी का बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में ये आपको यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बनाई हुई दिख जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। इन दोनों में रचनात्मकता, अंतःप्रेरणा स्वाभाविक होती है। आवश्यकताएं और सौंदर्य बोध आदि भी शामिल होते हैं। आज भी कई ऐसे क्षेत्रों में हमें ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं उन्नीसवीं और 20वीं शताब्दी में भारत और पश्चिम यूरोप में एक नया परिप्रेक्ष्य आधुनिक कलाकारों के मध्य उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपने आसपास की लोक कला को प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद हस्तकला उद्योग का पुनरुद्धार हुआ। यह क्षेत्र व्यावसायिक उत्पादन के लिए भी संगठित हो गया। इस कला ने एक विशिष्ट पहचान भी प्राप्त की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ
उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित राज्य के विक्रय केंद्र एम्पोरिया में अपनी विभिन्न अद्वितीय कलाओं और उत्पादों का प्रदर्शन किया है। भारत की कला और शिल्प परंपराएं भारत के 5000 सालों से अधिक मूर्त यानी वास्तविक विरासत के इतिहास को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि हम इनमें से कई को जानते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर धार्मिक या अनुष्ठानिक कृतियों से में समृद्ध प्रतीक हैं और साथ ही उपयोगी और सजावटी सामग्री जिन्हें हम दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं, उनका निर्माण भी किया जाता है। इसके बाद हम चित्रकारी परंपरा के बारे में समझें। चित्रकारी परंपरा, यहाँ ये चित्रकारी परंपरा है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए चित्रकारी परंपरा शुरू करते हैं। मिथिला या बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ये जो पिथौरा पेंटिंग है, राजस्थान की पाबूजी की फड़ पेंटिंग, ये नाम याद रखना, राजस्थान की पाबूजी की फड़ पेंटिंग, नाथद्वारा की पिछुआई, मध्य प्रदेश की गोंड और सांवरा पेंटिंग, उड़ीसा और बंगाल की पटचित्र आदि चित्रकला के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ उनमें से कुछ पर चर्चा की गई है, यानी अलग अलग जगहों की चित्रकारी परंपराएं की चर्चा इसमें की गई। तो आइए प्रत्येक को हम बारी बारी से देखते हैं। मिथिला कला, हम देखेंगे मिथिला कला के बारे में। ये मिथिला कला की चित्रकला है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है। सबसे प्रसिद्ध एवं मिथिला कला सबसे प्राचीन समकालीन चित्रकला रूपों में से एक है, जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन नाम विदेह था और जिला मधुबनी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है। यह माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं और औपचारिक अवसरों, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर, अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर आकृतियों से अलंकरण करती हैं। इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम से मानते हैं। इसकी मान्यता, इसका मतलब काफी पुराना है, यानी रामायण काल से इस क्षेत्र के लोग, एक बार पुनः देखने से, इस क्षेत्र के लोग इस कला की उत्पत्ति का समय राजकुमारी सीता और भगवान श्री राम के विवाह से मानते हैं। आगे देखते हैं। तो मिथिला कला हमने देख लिया, और अब मिथिला कला की कुछ चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये चित्र संख्या 1, ये दूसरा, तीसरा, 1 मिनट में आपके लिए छोटा कर देता हूँ, ये सारा आप एक फ्रेम में देख पाए। तो ये मिथिला चित्रकला है। आगे देखते हैं। और इसमें आपको अभिव्यक्ति दिख जाएगी, इसमें भगवान का चित्र है, इसमें देवी का चित्र है, इस तरह से। अब आगे इसको विस्तार से देखते हैं। चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है। केंद्रीय या बाहरी आंगन, घर का पूर्वी भाग जो कुल देवी का निवास स्थान है। आमतौर पर काली और अलग से एक कमरा जो दक्षिणी भाग में स्थित होता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र का चित्रण किया जाता है। इस कमरे में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देवता के चित्र का चित्रण किया जाता है। पशु या महिलाओं की काम करते हुए छवियों को, जैसे कि पानी के बर्तन ले जाती हुई, सूप से अनाज साफ करती हुई इत्यादि को बाहरी केंद्रीय प्रांगण में चित्रित किया गया है। भीतर के बरामदे यानी पारिवारिक देवस्थान या गोसाई का स्थान है, वहाँ पर गृह देवता और कुल देवता का चित्रण किया जाता है। हाल के दिनों में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए कपड़े, कागज, बर्तन आदि पर इस प्रकार के चित्रांकन किए जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चमकीले रंग की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया जाता है। तो घर का एक केंद्रीय भाग या आंगन जो होता है, दूसरा घर का पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग। अब इसको आगे देखते हैं। सबसे साधारण और रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में किया जाता है जिसे
कोहबर या घर का या भीतरी कमरा नाम से जाना जाता है, जिससे कोहबर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। कमरे के नए पलस्तर पर एक संपूर्ण खिला हुआ कमल अपने डंठल के साथ दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाता है। अन्य विषयों में भागवत पुराण, रामायण, शिव पार्वती की कहानियाँ, दुर्गा काली और राधा कृष्ण की रासलीला के प्रसंग भी चित्रित किए जाते हैं। मिथिला के कलाकारों को रिक्त यानी खाली स्थान पसंद नहीं। वे समस्त स्थानों को पक्षियों, फूलों, जानवरों, मछली, सांप, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकृति के तत्वों से अंकित करते हैं, जिसमें अक्सर प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यह प्रेम, जुनून, उर्वरता, अनंत काल, कल्याण और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाएं बांस की टहनियों में कपास, चावल या भूसा या रेशों को लगाकर चित्रण करती हैं। पूर्व काल में वे खनिज, पत्थर और जैविक सामग्री जैसे कि फालसा और कुसुम के फूल, बिल्वे के पत्ते, कागज, काजल, हल्दी आदि से रंग बनाती थी। तो ये मिथिला चित्रकला है। यहाँ तक हमने देखा। आगे देखते हैं, वर्ली चित्रकला को हम देखेंगे। तो वर्ली महाराष्ट्र में स्थित है, तो उसी से बताया गया। इसको देखते हैं। वर्ली चित्रकला। वर्ली समुदाय उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी तट के आसपास के उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र में विशाल संख्या में निवास करते हैं। ये क्षेत्र ठाणे जिले में है। विवाहित महिलाएं चौक नामक चित्रांकन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं, जहां विशेष अवसरों पर वह चौक बनाती हैं। यह शादी, प्रजनन, फसल और बुआई कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होती है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो मकई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये वर्ली चित्रकला है। वर्ली चित्रकला का आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। इसमें जितनी भी व्याख्या है, वर्ली चित्रकला की व्याख्या है, ये सारे आपको चित्रों में अंकित दिखी हुई मिलेगी। अब आगे देखते हैं। कंसारी देवी को एक छोटे वर्ग के फ्रेम में लगाया जाता है, जिसके बाहर किनारों को नुकीले कड़ी यानी सेवरों से सजाया जाता है। यह बाहरी किनारा हरियाली देवता अर्थात पौधों के देवता का प्रतीक है। कंसारी देवी के प्रहरी और अभिभावक की कल्पना एक बिना सिर वाले योद्धा के रूप में की जाती है। वे घोड़े पर सवार या ऊन पर खड़े होते हैं, जिनके गले से 5 मकई के पौधे उगते हुए चित्रण किया जाता है। इसलिए इन्हें पंचसिरिया देवता यानी 5 सिर वाले भगवान कहा जाता है। यह क्षेत्रपाल या खेतों के संरक्षक का भी प्रतीक माना जाता है। वर्ली चित्रकार अपने आसपास रोजमर्रा के क्रियाकलाप, मुंबई जीवन, चलती बसें, मछली पकड़ना, खेती, पौराणिक कहानियों के किरदार, नृत्य आदि का चित्रण करते हैं। इन चित्रों को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घरों के भूरंगों के दीवारों पर चित्रित किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, मृतकों को संतुष्ट करने के लिए और आत्माओं की मांगों को पूरा करने के लिए इन चित्रों का चित्रण किया जाता है। एक बांस की छड़ी के एक सिरे को चबाकर तुलिका के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये वर्ली चित्रकला की विशेषता है। इसको हमने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे गोंड चित्रकला। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की गोंड की लोक कला मध्य भारत की एक विख्यात चित्रकला है। वे प्रकृति की पूजा करते थे। मंडला के गोंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानवरों, मनुष्यों और वनस्पतियों के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ज्यामितीय आकारों के धार्मिक चित्रों को झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इन चित्रों में कृष्ण को गायों और गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है, जिनमें गोपियों के सिर पर घड़ा होता है, जिसे बालक और बालिकाएं कृष्ण को भेंट कर रहे होते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है। आगे हम लोग देखते हैं और इसकी ये सारा गोंड चित्रकला की देखिए, सारी गोंड चित्रकला है। इसके बाद हम पिठौरे चित्रकला के बारे में देखेंगे और अधिक जो चित्रकलाएं हैं, पट चित्रकला के बारे में भी देखेंगे।
तो हमने यहाँ तक अभी तक 3 मुख्य चित्रकलाओं का अध्ययन किया है। इनमें एक यहाँ हमने गौण चित्रकला को देख लिया, पहला हमारा गौण चित्रकला है। दूसरा हमने यहाँ वर्ली चित्रकला को भी देखा था, ये वर्ली चित्रकला मैं आपको पुनः दिखाता हूँ, वर्ली चित्रकला है। और एक जो है मिथिला चित्रकला है, मिथिला कला है। तो चित्रकारी की परंपरा में बहुत सारी कलाएं हैं, मिथिला कला, वर्ली कला, गोंड कला, पटकला, ये आगे सारे हम लोग अगले वीडियो में इसका हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चित्रकारी परंपराएं की जो श्रृंखला है चलती रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।